मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, तो वीडियो का पैटर्न बाकी वीडियोस की तरह ही रहेगा कि पहले हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे और आंसर्स मैं आपको लिख के बताऊंगी कि अगर आप लोग कॉपी में नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो लर्न भी कर सकते हैं। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर को मैं समराइज़ कर देती हूँ। ये चैप्टर आपका बहुत लेंथी है तो वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। और साथ ही साथ इसकी हिंदी मीडियम की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम की भी देख सकते हैं। सारी वीडियोस आप लोगों को आसानी से मिल सकें, इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल किया कीजिए। चलिए तो देखिए हमारे मिनरल्स क्या हैं, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कहाँ से मिलते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग रिसोर्सेज के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसान का काम आसान करे। और ये 2 टाइप के हो सकते हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं पावर की। तो पावर माने, देखिए पावर माने ताकत, है ना, लेकिन यहाँ पे पावर का मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे समझाती जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि मिनरल्स यानी खनिज होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन एक छोटी सी दे दी है, तो बताते हैं अ नेचुरली ऑस्करिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। यानी कि ऐसे नेचुरली सब्सटेंस यानी वो कुदरती पदार्थ जो ज़मीन के अंदर हमें मिलते हैं और इनका एक केमिकल पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग मिनरल कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए यहाँ जो आपको उदाहरण दिया गया उसमें ये बताया गया है कि है क्या मिनरल्स। तो कहते हैं जैसे आप लोग बिस्किट खाते हैं, ठीक है, तो क्या बिस्किट आपका जो है वो सिर्फ सिंपल सा बिस्किट होता है? नहीं, जब वो बनता है तो उसके लिए मैदा, आटा, कभी कदार अंडा, उसके अलावा चीनी, घी, बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो पक के आपके सामने आता है, जब वो रेडी होके बिल्कुल मार्केट में आता है पैक होने के लिए, बिकने के लिए, तो क्या वो चीज़ें हम उसमें अलग अलग देख पाते हैं? नहीं देख पाते। सेम इसी तरह से तो जो हमारी पृथ्वी है वो भी अलग अलग चीज़ों से मिल के बनी है, जो पृथ्वी जिस पे हम लोग रह रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो अब बन चुकी है, वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो हमें वो चीज़ें नहीं दिखाई देती जो उसके अंदर हैं, जब तक कि हम उनको केमिकली रिएक्ट करके अलग ना करें। ठीक है, तो यही आपके मिनरल से हमारी जो पृथ्वी है वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी है। इसी को ही हम लोग मिनरल्स कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके बाद यहाँ आपको बता देते हैं कि मिनरल्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यानी हर जगह पे बराबर से मौजूद नहीं है। अगर आप सोचें कि दिल्ली में इतना लोहा है तो कश्मीर में भी इतना ही लोहा हो, अगर दिल्ली में इतनी चांदी है तो अमेरिका में भी इतनी चांदी हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि खनिज या मिनरल्स किस उसमें कितने होंगे, ये वहाँ की जलवायु यानी एटमॉस्फेयर, वहाँ के लैंड फॉर्म के, वहाँ पे ज़मीन कैसी है, ठीक है, माउंटेन है, प्लेन है या आपका डेजर्ट है, क्या है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फिर वहाँ पे आपकी हेरिडिटी कितनी है, ठीक है, या फिर आपकी वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर क्या है, सनलाइट कितनी आ रही है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ आपको बताई गई हैं। इसके बाद क्या होता है, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, कलर भी अलग हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपको बताते हैं टाइप ऑफ मिनरल्स यानी खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो बोलते हैं अगर हम ऑल ओवर बात करें तो 3000 से ज़्यादा आपको डिफरेंट मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मेनली इसके 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं मेटेलिक, एक होता है नॉन मेटेलिक। ठीक है, अब हम मेटेलिक की बात करें तो एक होता है फेरस, एक होता है नॉन फेरस। ठीक है, तो अब देखिए मेटेलिक क्या होते हैं। मेटेलिक उन्हें कहा जाता है जिसके अंदर से एक तो ये कच्चे माल के फॉर्म में हमें मिलते हैं, यानी इसको हम जैसे मिल रहे हैं वैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको पहले पकाना पड़ता है, केमिकली रिएक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में होता है। इसके बाद जो मेटल होते हैं ये हार्ड सब्सटेंस होते हैं, यानी कि ये आपको ठोस उसमें मिलेंगे, ये नरम नहीं होते। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। और इसके अलावा ये आपके शाइनिंग होते हैं, इसके अंदर चमक होती है।
ठीक। अब अगर हम बात करें फेरस क्या है, तो अब इसके दो पार्ट है ना। तो फेरस किसे कहा जाता है, ये आपका एक जैसे कि आयरन है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें धातु जो होती है, ठीक है, जिसके अंदर से करंट वगैरह पास हो जाए। और नॉन फेरस में क्या होता है, ये आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटलिक की। तो नॉन मेटलिक जो होती हैं ये मेटल नहीं होती है, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती। नंबर टू, इसका कोई भी मतलब शाइनी सरफेस नहीं होता, इस पर चमक नहीं होती, शाइन नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि आपका कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये यहाँ आपको बताते हैं कि जो मिनरल्स है ये हमें बाहर मिलता है, जब हम इसे हासिल करते हैं तो हमें कैसे, माइनिंग से, ड्रिलिंग से या क्रॉलिंग से मिलता है, ठीक है, यानी खुदाई करने से या और गहरी खुदाई करने से या ऊपर सतही जो हिस्सा है उसको साफ़ करने से हमें मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको बता दिया गया है कि हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को, यानी जब बाहर निकालते हैं, तो उसकी अलग अलग टाइप्स हैं। तो अब जैसे माइनिंग है, तो माइनिंग का क्या है, माइनिंग किसे कहा जाता है, तो देखिए यहाँ लिखा है वो प्रोसेस जिसमें हम लोग रॉक्स को तोड़ते हैं और ज़मीन के अंदर जाते हैं, अर्थ के सरफेस में जाते हैं, इसे हम माइनिंग कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मिनरल्स, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो बहुत इजीली ऊपर ही होते हैं, जिसको हमें ज़्यादा गहराई में नहीं खोदना पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत शाफ्ट गहराई में होते हैं, डीप में होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत डीप खोदना पड़ता है, बहुत गहराई में जाना पड़ता है, इसे हम लोग कहते हैं शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। अब अगर हम बात करें ड्रिलिंग की, तो देखिए यहाँ लिखा है पेट्रोलियम या नेचुरल गैसेस जो होते हैं ये अर्थ के सरफेस पे ऊपरी नहीं होती, ये बहुत गहराई में होते हैं, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गहरा खोदना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं, ड्रिल करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ आपके मिनरल्स ऐसे होते हैं जो सरफेस के ऊपर ही आपको इजीली मिल जाते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, उसको हम लोग क्वायरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे में खुदाई के तरीके हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसी जलवायु, जैसा एटमॉस्फेयर है ना, जैसा वहाँ का टेम्परेचर होगा, जिस हिसाब से वहाँ पे लैंड फॉर्म होंगे, ज़मीन की आकृति होगी, उसी के हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब यहाँ पे आपको देखिए आपके सारे महाद्वीप के अकॉर्डिंग, कंटिनेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को बताया गया है। ये देखिए ये आपको वर्ल्ड मैप दिखाया गया है, इसमें ये आपके सारे कंटिनेंट्स हैं। तो कंटिनेंट्स के अकॉर्डिंग देखिए जहाँ पे आपको इस तरह का सिंबल दिखता है, ये वाला दिख रहा है आपको, ऐसे सिंबल जहाँ जहाँ आपको दिख रहे हैं वो प्रदेश या वो मुल्क जो है आपके लिए क्या करते हैं, वहाँ पे आयरन होता है। जहाँ पे ये निंजा स्टार जैसा आपको दिखता है सिंबल, ये वाला, ये आपके कॉपर के हैं। और जहाँ पे आपका ये वाला सिंबल आपको दिख रहा है इस टाइप का, ये वाला देखिए, ये आपके बैक स्टाइल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया यूरोप में कैसा है, यूरोप में कहाँ पे क्या चीज़ आपको मिलती है, यहाँ सबसे ज़्यादा आयरन है, ठीक है। ऐसे नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, 3 जोन में हम इसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, मेनली आपका सोना, चांदी, यूरेनियम, कॉपर, आयरन, ये चीज़ें यहाँ ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। उसी के बाद अगर आप आगे चले तो साउथ अमेरिका में क्या मिलता है, अफ्रीका में क्या मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है, डायमंड्स, गोल्ड, है ना, सब में मतलब चीज़ें वही रहेंगी, कोई नई चीज़ें नहीं है। लेकिन क्या है, किसी में कुछ चीज़ें ज़्यादा मिलती है, किसी में कुछ चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अंटार्कटिका आता है। ये आप सब जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी जीवन नहीं है, लेकिन क्या है कि क्योंकि ये भी जोग्राफिकली ही हिस्सा है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स के इस्तेमाल क्या क्या हो सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि मिनरल्स का मतलब क्या हो गया, खनिज का मतलब क्या हो गया, वो चीज़ें, वो धातु जो हमें ज़मीन से मिलती है। तो भाई देखिए अगर हम बात करते हैं लोहे की, तो लोहे से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, लोहे से हम लोग विंडो वगैरह का थोड़ा बहुत जो होता है वो कर सकते हैं, रेल की पटरियाँ बनाना, गाड़ियाँ, इंजन, ये सारी चीज़ें भी बनती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आपके एल्युमिनियम की या कॉपर की, तो उससे आपको पता है बर्तन वगैरह बनते हैं, ठीक है। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो गाड़ी वगैरह में डाल के चलाते हैं, और पेट्रोलियम के अंदर आपका केरोसिन भी आता है, केरोसिन ऑयल जो होता है वो सब। तो खाना वाना भी पहले ज़माने में उन्हीं सब चीज़ों पे पकाया जाता था, ठीक है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि इसको हर फील्ड में इनका इस्तेमाल होता है, जैसी चीज़, जैसी ज़रूरत, वैसा उसका इस्तेमाल।
अब हम बताते हैं कि हम उसे बचा कैसे सकते हैं। तो देखिए आपको पता है मिनरल जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं, बहुत जल्दी रिन्यू नहीं हो पाते हैं। इनको रिन्यू होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, यानी कि हज़ारों साल लग जाते हैं, है ना। तो ये आपको 3R का जो प्रोसेस है अक्सर आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय 3R। तो आपको पता होना चाहिए रिसाइकिल, रीयूज़, रिड्यूस और रीयूज़। ठीक है, ये आपके 3Rs होते हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे कि दोबारा से उसी चीज़ को यूज़ कर लो, रीयूज़, रिसाइकिल कर दो, कि उसे मतलब एक रिसाइकिल बिन में डाल दो ताकि उसका दोबारा से कुछ नया चीज़ बन जाए। रिड्यूस कर लो यानी उसको कोई और उसमें इस्तेमाल कर लो, है ना। तो यहाँ पे ये आपको बताए गए हैं। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि जो चीज़ हमें पता है ख़त्म होने वाली है तो हम उसका कम से कम इस्तेमाल करें, ज़रूरत ना हो तो उस चीज़ को बंद कर दें। जैसे लाइट है या आपकी और चीज़ें हैं, तो अब ज़रूरत नहीं है तो उसको ऑफ़ कर दें। पानी है बेबात के बर्बाद हो रहा है तो हम ऐसा ना करें। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लिया, उसके यूजेस जान लिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या इस्तेमाल होता है उसका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं पावर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ये आपको उदाहरण भी दिया गया है कि सनी की मम्मा जो हैं वो गीज़र के स्विच ऑन करने से अपने दिन की शुरुआत करती है, फिर वो बेटे के यूनिफॉर्म पे प्रेस करती हैं, किचन में उसके लिए जूस बनाती हैं ब्लेंडर से। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें हैं, है ना। फिर जब उनका बच्चे स्कूल चला जाता है तो वो स्विच ऑफ करना भूल जाता है अपने कमरे की लाइट्स, फ़ैन, तो वो सब भी वो बंद करती हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है इन सब चीज़ों को बताने की ज़रूरत है ना। तो अब क्या है, अगर हम इसका अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो अब फ्यूचर जनरेशन तो दूर की बात है, फ्यूचर में हमारे लिए ही वो चीज़ नहीं बचेगी। समझ रहे हैं? तो इस वजह से ये आपको बताया गया। अब देखेंगे आपको बताया गया कि इसको हम कैसे बना सकते हैं, किस तरह से ये अलग-अलग तरह के होते हैं। तो आपको पता है मेनली 2 तरह के आपके होते हैं। एक वो होते हैं जो परंपरागत होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो आपके गैर परंपरागत होते हैं। ठीक है? अब कन्वोकेशनल का मतलब होता है जो हमारे दादा परदादा करते हुए आ रहे हैं, और नॉन कन्वोकेशन का मतलब होता है जो हमने अभी ईजाद करे हैं और हमसे पहले कोई यूज़ नहीं कर रहा था। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आपको कन्वर्सेशंस वाले दिए गए हैं जिसके अंतर्गत आपके फायरवुड यानी लकड़ियों को जलाना, है ना। यहाँ पे ये आपको इसके इस्तेमाल बताए गए हैं, कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैसेस, फायरवुड, कोल और हाइडल पावर। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें ये आपको बताई गई हैं कि इसका थर्मल पावर प्लांट बनता है, किस तरह से ये पहले से ही यूज़ हो रहे हैं, है ना। इनको जला के पेट्रोलियम के थ्रू ये सारी चीज़ें पहले से यूज़ हो रही हैं। आप सब जानते हैं कि इनसे कैसे बिजली बन सकती है, किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है नेचुरल गैसेस का। अब अगर हम बात करेंगे मेनली तो ये देखिए हाइडल पावर जो होगा पानी का जो बनता है, उसमें हम क्या करते हैं, नदी का जो पानी होता है उसको रोक लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको प्रेशर से बाहर फेंकते हैं। जब आप प्रेशर से फेंकते हैं तो टरबाइन घूमता है, टरबाइन के चलने से क्योंकि प्रेशर है टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से जनरेटर चलेगा और जनरेटर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, इससे आपकी बिजली आ जाती है। अब देखिए इन सब के चाहे वो आपका कोई भी हो तो इसके फ़ायदे हैं तो कहीं नुकसान भी है। फ़ायदे ये हैं कि भाई ठीक है ये आसानी से हो जाता है, कम लागत लगती है। नुकसान ये है कि ये भाई पॉल्यूशन फैलाते हैं। ठीक है, नुकसान ये है कि अगर ये डैम टूट जाए तो बाढ़ आ जाएगी, है ना। नुकसान ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ पे ये वाली इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला आप सोर्स नहीं बना सकते। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें नॉन कन्वोकेशन जो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, जो यानी आज हमने शुरू करे हैं वो, तो उसमें आपका सोलर एनर्जी आता है। आप जानते हैं कि किस तरह से सोलर पैनल वगैरह लगते हैं। लेकिन अब क्या है, जहाँ सोलर पैनल फ़ायदेमंद है, फ्री में मिलता है, धूप की रोशनी से हम उससे एनर्जी लाइट बना लेते हैं, तो वहाँ उसका नुकसान ये है कि जब रात हो जाती है तो हमें लाइट नहीं मिल पाती, है ना। तो इसी तरह से देखिए आपका विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है और बायोगैस है। ये सारे जो आपकी एनर्जीज़ है जियोथर्मल एनर्जी है, इन सब के यहाँ पे आपको एडवांटेजेस लिखे हैं यानी मेरिट लिखे हैं, अच्छी बातें लिखी हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी लिखे हैं कि इसकी बुराइयाँ क्या हैं, वो भी आपको बताई गई हैं। जैसे कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं जिसको हम अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉइज़ पॉल्यूशन करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं देखिए इन सब में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तो होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है उनको खरीदने के लिए। अब आप सोलर पैनल की बात करें तो 1-1 1.5 लाख रुपए के सोलर पैनल लगते हैं। अब इतना एक्सपेंसिव, इतना खर्च हो गया, नहीं हो गया, है ना। तो क्या है कि इसमें अलग अलग चीज़ें, अब जैसे अब टाइडल वाली है यानी कि ज्वार भाटा वाली हम लोग करते हैं जिसमें ट्रेड्स आते हैं। अगर हम उसकी बात करते हैं तो क्या होता है, हम अपने क्या नाम है
अपने लालच की वजह से ये टाइडल एनर्जी का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है इससे वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, वो ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि ज्वार भाटा जब आता है, जब आपके हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं, तो सिर्फ क्या होता है कि एक जो पानी के अंदर के जो जानवर हैं वो मर जाते हैं, उनके ऊपर सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताए गए हैं। ये देखिए, ये आपके सोलर पैनल है, इससे आप सोलर एनर्जी बनाते हैं, लेकिन फिर वही नुकसान कि जैसे ही आप सोलर एनर्जी बनाएंगे तो धूप में बनाएंगे। अब अगर धूप नहीं है तो आपकी सोलर एनर्जी ठप। ठीक है, फ़ायदा ये है कि भैया इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, इस पर कोई वैसे अगर देखा जाए तो कोई ख़र्चा नहीं आता, लेकिन आपको सोलर पैनल ख़रीदने के लिए तो लाखों रुपये खर्च करना पड़ जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम वाइड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी का मतलब क्या है? हवा से बनने वाली एनर्जी। तो देखिए, हवा से बनने वाली एनर्जी ठीक है, पॉल्यूशन नहीं करती, ठीक है, लो कॉस्ट भी हो सकती है, लेकिन एक हद तक लो कॉस्ट हो सकती है। उसके लिए जो बड़े बड़े विंड मिल लगाए जाते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि वो जो विंड मिल होते हैं जब तक हवा चलेगी तब तक ही तो काम करेंगे, और हवा ने चलना बंद करा वो भी काम करना बंद कर देंगे, है ना। अब न्यूक्लियर पावर की बात होती है तो न्यूक्लियर पावर में भी ये लोग क्या करते हैं कि उस न्यूक्लियर पावर के ज़रिए ही वहाँ पे हीट पैदा करके टरबाइन को चलाते हैं, और उसके बाद आपका जनरेटर चलता है, जिसके बाद आपका वो बनता है एनर्जी। अब अगर हम बात करें जियोथर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो ज़मीन है ना, ज़मीन गर्म होती है, आपको पता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर कुछ इस तरह से पैनल टाइप का बनाते हैं जिसमें पानी को रखते हैं, और क्योंकि बहुत गर्मी की वजह से वो सारा पानी गर्म होने लगता है। जब पानी गर्म होता है तो वो ही भाप बन के, स्टीम बन के निकलता है, जिसके कारण टरबाइन घूमता है, टरबाइन से जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है। इसमें हम लोग ज़मीन के अंदर की गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे आपको एक तरीक़े का वो भी दिखाया गया है कि किस तरह से जो आपका अंडरग्राउंड वाटर होता है, ये रहा अंडरग्राउंड वाटर, उसको हम किस तरह से हीट करते हैं, और किस तरह से उससे टरबाइन चल के जनरेटर चलता है, और किस तरह से आपकी लाइट आ जाती है, ठीक है। इसके बाद टाइडल एनर्जी में आप पता है आपके टाइडल्स आते हैं, यानी कि ज्वार भाटा आते हैं। तो इसके चलते क्या होता है, जब आपकी ज्वार भाटा किस वजह से आते हैं? ग्रेविटी की वजह से आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आते हैं। तो क्या होता है, 24 घंटे में एक बार पानी बहुत ऊपर उठता है और बहुत तेज़ प्रेशर से नीचे गिरता है, जिसकी वजह से ये एक ज्वार भाटा, जिसे हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं, आना और गिरना, अप एंड डाउन, उसके चलते ये लोग बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं बायोगैस की। तो देखिए, बायोगैस का क्या सिस्टम होता है बेटा, बायोगैस में ये एक टैंक टाइप का बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे ज़मीन के अंदर खोद के, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, पूरा ब्लैक कर देते हैं अंदर से, और उसके बाद इसके अंदर एनिमल वेस्ट और जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का वेस्ट होता है वो लाला के इसमें डालते रहते हैं, और उसके बाद इसे भरने के बाद कस के बंद कर देते हैं, बिल्कुल टाइट, ईयर टाइट, ठीक है। उसके बाद इसे महीना भर 2 महीने तक बंद रखते हैं। तो जो इसके अंदर का मामला होता है वो सारा सड़ चुका होता है बुरी तरह से। जब वो बुरी तरह से सड़ जाता है तो क्या होता है, उससे आपकी एक गैस रिलीज़ होती है, ठीक। वो गैस जो रिलीज़ होती है उससे हमारी बायोगैस बनती है। लेकिन पता है कि ये बहुत बनाई गई शुरू में, तो ये इतनी कामयाब नहीं हुई। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर से, क्योंकि आपको पता है डिकम्पोज इसके अंदर चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से बहुत गंदी सी स्मेल आती है। तो लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, और ये ख़त्म हो गया है जनरली, ठीक है। तो अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हिंदी मीडियम वाले देख लें, हो सकता है उसमें और अच्छे से समझ में आ जाए। अदरवाइज़ अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती आपके पढ़ने के बावजूद, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब ज़रूर दूँगी। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की। तो देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आंसर्स ये वाले हैं, फिर उसके बाद टिक मार्क हैं, उसके बाद आपके गिव रीज़न है, और फिर आपके डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको कराऊंगी। रही बात एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी मैं आपको नहीं कराऊंगी। अगर आपके टीचर्स कहते हैं तो आप कर लेंगे, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर लेंगे। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पेपर में आने वाली हो। अब देखिए, यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। यहाँ लिखा है नी मैनी 3 कॉमनली मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरीडे, यानी कि ऐसे कॉमन मिनरल्स के नाम बताइए जो आप एवरीडे यूज़ करते हैं, जैसे सॉल्ट, गोल्ड, कॉपर, है ना, आयरन, जो आप यूज़ करते हैं वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ एन ओर, ठीक है। ओर क्या है? वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल जनरली लोकेट, ठीक है। तो आप बता देंगे रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड इन
आर नोन एज ओर, यानी कि वो मिनरल्स, वो चीज़ें, वो खनिज जो खुदाई के लिए इस्तेमाल की जाती है उन्हें हम ओर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ उसके बाद उन्होंने बोला ना ये कहाँ मिलते हैं, तो फॉर एनी मटीरियल टू बी कॉल्ड ओर ऑफ एनी मिनरल्स इट मस्ट कंटेन मिनिमम एडिक्यूट क्वांटिटी ऑफ द मिनरल्स सो दैट इट कैन बी एक्सेस प्रॉफिटेबली। ठीक है, लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है नेम टू रीजन रीच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज, यानी ऐसे 2 रीजन्स के नाम लिखिए जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है, नेचुरल गैस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए रशिया और नॉर्वे 2 आंसर हो जाएंगे इसके। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर, वो कौन से प्रकार है एनर्जी के जो आप सजेस्ट करेंगे रूरल एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में और रिग्ड एरियाज़ में। ठीक है, तो देखिए रूरल एरियाज़ यानी गरीब एरिया है तो वहाँ पे बायोगैस ज़्यादा अच्छी रहेगी, सुटेबल रहेगी, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स होंगे, पेट्स होंगे, जिसकी वजह से आपका जो वेस्ट मटेरियल है या आपके जो मरे हुए पौधे हैं वो सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी कोस्टल एरियाज़ की, तो क्योंकि वहाँ कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे आपका हाइडल और टाइडल एनर्जी दोनों काम कर सकती है, क्योंकि वहाँ ज्वार भाटा भी लगभग आता रहेगा और वहाँ पे हवा भी काफ़ी होती है। ठीक है, और पानी वाली एनर्जी वहाँ पे काफ़ी काम करती है। उसके बाद अगर हम बात करें रिक्ड जोन की, तो वहाँ पे हवा और गर्मी दोनों होती है, क्योंकि वो गर्म इलाका है ना, तो शुष्क सूखा हुआ है ना, तो उस जगह पे आपकी हवा और सोलर एनर्जी ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, तो इसलिए हम वहाँ पे ये दोनों ही सुटेबल मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ आपको बोलते हैं गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम, ऐसे 5 तरीके बताइए जिनसे आप घर के अंदर अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि स्विचिंग ऑफ लाइट्स, फैन एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंस व्हेन नॉट इन यूज़, यानी कि वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो यूज़ में नहीं है तो आप स्विच ऑफ कर दे। बाय सीइंग टू इट दैट इलेक्ट्रिक डिवाइस आर ऑपरेट इफिशिएंटली, फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि जो आपकी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो आप यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज, एसी, है ना, अगर इनको ज़रूरत नहीं है तो थोड़ा कम चलाएं और इनके दरवाज़े वगैरह ज़्यादा लंबे समय तक ना खोल के खड़े हों, क्योंकि अगर इनके अंदर जो आपकी कूलिंग है वो सेफ रहेगी तो आपको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जब आपका जो चीज़ें ऐसे खाना वगैरह है उसको ढक के पकाएं, है ना, यहाँ आप देखिए लिखा है खाने वगैरह को ढक के पकाएं या प्रेशर कुकर में पकाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा यहाँ आपको देखिए लिखा है कि आप बल्ब और ट्यूबलाइट का यूज़ करें, जो आपके 1000 वॉट वाले बल्ब आते थे येलो कलर के, उनको नाम याद नहीं आ रहा, उनका यूज़ ना करें, CFL वगैरह का ही यूज़ करें, है ना। और ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि जो चीज़ आपको, जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं अगर वो चल नहीं रहे तो उनको अनप्लग कर दे, बंद कर दे, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके। अब देखिए यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टेक द करेक्ट आंसर। अब आपको सही आंसर पे टिक लगाना है, तो लिखा विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा है जो मिनरल्स का नहीं है कैरेक्टर। तो आप लिखेंगे कि दे आर इनहिबिबल्स, यानी कि ये जल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोड्यूस ऑफ मीका, तो यहाँ पे आ जाएगा मीका कौन प्रोड्यूस नहीं करता, तो आप लिखेंगे कर्नाटका। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका लिखा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कॉपर कौन प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में, तो इसका आंसर आ जाएगा चायल। ठीक है, इसके बाद आगे आपका यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल नॉट कंजर्व LPG इन योर किचन। ठीक है, यानी कि वो कौन सा तरीका होगा जो आपके खाने किचन में LPG को बचाएगा नहीं। तो आपका है कि आप लो फ्लेम पे पकाएं, वो भी खुली हुई कढ़ाई को बिना ढके, है ना, तो उसमें हीट नहीं बनेगी और खाना घंटों के हिसाब से नहीं पकेगा, तो इससे क्या होगा आपकी LPG वेस्ट होती रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको रीज़न देना है। ठीक है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग हग डैम। ठीक है, अब बड़े से डैम को बनाने के लिए हम लोग इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को क्यों देखना पड़ता है, तो देखिए उसका रीज़न ये है कि जब हम बड़े डैम को बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे ख़तरे होते हैं। जैसे कि बड़ा डैम बनाएंगे तो उसके लिए हमें ज़मीन बड़ी चाहिए, तो उसके लिए हमें जंगलों को काटना पड़ता है।
ठीक है। जब हम पानी को सिक्योर करते हैं, क्योंकि हमें तेज़ स्पीड में पानी को फेंकना होता है, तो उसके लिए पानी सिक्योर करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, जिससे जो वाटर एनिमल्स हैं वो भी मर सकते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े डैम हम बनाएंगे तो उससे क्या होता है कि अगर डैम टूट गया, अल्लाह ना करे, तो उससे क्या होगा, बाढ़ आने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर इसके हिस्से मतलब इसके ज़िद में, इसके हद में कोई मान लीजिए गांव या छोटा टाउन, कोई विलेज आ गया, तो वो पूरी तरह से ख़त्म होने का ख़तरा रहता है, ठीक है। अब जब पेड़ कटेंगे तो इससे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, है ना। फिर ये पीपल्स, जो लोग हैं वहाँ पे, जो उसके आसपास की आबादी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, वही सब यहाँ आपको दिए गए हैं, ठीक है। और क्या होता है, जब हम इस तरह से खिलवाड़ करते हैं प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, तो फिर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, यानी नेचर डिज़ास्टर्स हैं, वो आने का भी ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपका अर्थक्वेक वगैरह है या फिर आपका स्लाइडिंग है, वो सारी चीज़ें आने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मोस्ट इंडस्ट्रीज़ आर कंसिडर्ड अराउंड कोल माइन, यानी क्या बोलते हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कोल माइनिंग के जो मतलब कोयले की खानें होती हैं उनके आसपास ही बनाई जाती हैं, ऐसा क्यों है। तो देखिए जब हम कोई भी फैक्ट्री बनाते हैं, उसमें कच्चे माल को पकाने के लिए या उससे नई चीज़ बनाने के लिए हमें उसे गर्म करना पड़ता है, हीट देना पड़ती है। तो अब उसे गर्म करने के लिए क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है कोयले का ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम पेट्रोलियम वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है। अब अगर हम कोयले का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो भी हम फैक्ट्री को दूर बना सकते हैं, लेकिन हम पास इसलिए बनाते हैं क्योंकि कोयला एक भारी वस्तु है, ठीक है। फिर जब हम उसको इधर से उधर ढोएंगे तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग से आएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को कम करने के लिए, उन सब चीज़ों की बचत करने के लिए जनरली जहाँ पे कोयले की माइंस होती हैं, कोयले की खानी होती है, वहीं आसपास ही फैक्ट्रीज लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है, पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज अ ब्लैक गोल्ड, यानी कि जो पेट्रोलियम है उसको काला सोना क्यों कहा जाता है। तो देखिए शायद जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तब शायद मैंने नहीं बताया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में ज़रूर आता है कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि पेट्रोलियम भी एक बहुत कॉस्टली चीज़ है ना। इसके बिना आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैल्यू, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं बचती, है ना। तो क्या मतलब है भाई, बताइए, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इसके बिना क्या हमारी ज़िंदगी पॉसिबल है क्या। हम बिना गाड़ी के, बिना ट्रेन के, बिना हवाई जहाज़ के या बिना मेट्रो के, इन सब चीज़ों के हम क्या रह सकते, सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं रह सकते, नहीं सर्वाइव कर सकते, है ना। इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी वैल्यू को देखते हुए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाने लगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है, क्वायरिंग कैन बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसीडर, ठीक है। तो अब ये जो खनन है ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो क्यों है। तो देखिए ये क्योंकि खुले में होती है, तो जब ये खुले में होती है तो इससे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो इस कारण से ये आपके इन्वायरमेंट को गंदा करने के लिए काफ़ी है रीज़न ये, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, आप यहाँ से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बिटवीन बताने हैं दोनों के बीच में। तो पहला आपका लिखा है, कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या, यानी कि परंपरागत और अपरंपरागत सोर्स क्या हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि परंपरागत आपके वो होते हैं जो पुराने समय से लोग यूज़ कर रहे हैं। ये कौन से होते हैं, जो आजकल हमने नए यूज़ करना शुरू करें, ये पुराने समय से यूज़ नहीं हो रहे थे, ठीक है। ये जनरली जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ये जनरली जलने वाले नहीं हैं, है ना। मतलब देखिए पेट्रोल, कोयला या लकड़ी, ये सब चीज़ें जल जाएंगी, लेकिन क्या आपकी सौर एनर्जी जल सकती है। आप जो सोलर पैनल है, या आपका विंड मिल है, या आपका और जो भी चीज़ें हैं वो क्या जल सकती, नहीं जल सकती, है ना। ये पॉल्यूटेड है, ये पॉल्यूशन करता है, ये पॉल्यूशन नहीं करता। इसके अंदर एग्जाम्पल और इसके ये एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बायोगैस और नेचुरल गैस की। तो देखिए आपको मालूम है बायोगैस कहाँ होती है, ये जर्नली वेस्ट मटेरियल से बनने वाली है, इसीलिए ये आपको जर्नली गांव वगैरह में ही मिलती है देखने को। नेचुरल गैस जो है ये गॉड गिफ्टेड है, ये हमें ज़मीन के अंदर से मिलती है, तो इसको हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप बनी बनाई आती है,
ठीक है। ये आपके नॉन कंजर्वेशन है, यानी कि ये हमने अभी नए निकाले हैं, जबकि ये आपका परंपरागत स्रोत है, ये शुरू से चलता चला आ रहा है। ये इजीली अवेलेबल हो सकती है कहाँ, रूरल एरिया में, और ये जो है ये कुछ ही जगह पे आपको मिलेगी, बाहर जगह पे ये आपको नहीं मिल सकती। ठीक है। इसके अलावा ये आपका पॉल्यूशन कम करती है, ये आपके पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये डोमेस्टिक यूज़ में यूज़ होते हैं ओनली, और ये आपके डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों यूजेस में आ जाते हैं। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब देखेंगे, यहाँ पूछा गया फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स क्या हैं। तो आपको पता है फेरस मेटलिक होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है आयरन के कुछ हिस्से मिलते हैं, जबकि नॉन फेरस में आयरन नहीं होता है। इसमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे आयरन और मैग्नीज, ठीक है, इसमें गोल्ड और सिल्वर। अगला क्वेश्चन है मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके मेटलिक लिखे हैं। तो मेटलिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, जिसमें मेटल मिलता है जबकि इसमें मेटल नहीं होता। इसको आप पतला कर सकते हैं, शील्ड बना सकते हैं इसकी पतली, और इसको जब आप पीटेंगे या ठोकेंगे तो ये बिल्कुल चूरा हो जाएगा, जबकि इसको पतली सी एक टी शीट के रूप में भी आप डाल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल ये हैं और इसके एग्जाम्पल्स ये हैं। तो इस तरह से ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है, आप लोग इसे कर लेंगे। आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।